नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो एक तो बात होगी मोदी जी की पोस्ट हटाई और अब सोशल मीडिया टूलकिट गैंग ने किसका अकाउंट सस्पेंड किया है, ये समझेंगे। दूसरे कॉकरोचों को समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे बचें, क्या करें? दूसरे राउंड की तैयारी उनकी चल रही है, 5 सितंबर का उनका कॉल है। तीसरे नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने ग्रेजुएट होने वाले छात्रों के लिए प्रस्तावित अपना 34वां वार्षिक दीक्षांत समारोह रद्द किया है। इसमें अपने सीजेआई सूर्यकांत जी एज ए गेस्ट शिरकत करने वाले थे और भी कई अपडेट्स हैं। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि मेरे साथ प्रारब्ध से जुड़ गए हैं संदीप आर के सिंह जी। संदीप जी, बहुत-बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्ते मैम, सारे दर्शकों को नमस्कार। सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। तो संदीप जी शुरू करते हैं नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु से। यहाँ पर जी ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स के लिए 34वां वार्षिक दीक्षांत समारोह रद्द कर दिया गया है। जी और इसकी जो वजह बताई गई है, कई सारी वजह है, लेकिन सौरव दास क्या कह रहे हैं, वो ज़रा समझना बहुत ज़रूरी है। वो ये कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएटिंग बैच अपना खुद का ग्रेजुएशन समारोह आयोजित करेगा और छात्रों को सम्मानित करने के लिए सबसे सम्मानित अतिथि बुलाएगा और इसे जैन जी के अंदाज में किया जाएगा। और दीक्षांत समारोह में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्र भी आने वाले थे। तो कैसे देखते हैं? मैम, ऐसा है, एनएलएस या यू जो बेंगलोर है, दर्शकों को बता दूं, यह एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है। जैसे इंजीनियरिंग के लिए आईआईटीज भारत में सर्वोत्तम है, जैसे मेडिकल के लिए एम्स सर्वोत्तम है, वैसे ही लॉ के लिए एनएलएसआईयू बेंगलोर भी सर्वोत्तम इंस्टीट्यूट है और सालों से रहा है। एक बार मैंने भी इसका पेपर देने का प्रयास किया था, सिर्फ इसलिए कि देखें कैसा होता है 12th के समय में, कि देखें कैसा पेपर आता है, क्या है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर होता है, क्या मैथ होता है, लॉजिकल होता है, रीजनिंग होती है, लॉ से रिलेटेड कुछ चीजें होती है। बड़ा एक अच्छा इंट्रो, मतलब मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या किसी और की भी तैयारी कर रहे हैं, इसका भी एक बार मॉक टेस्ट के पेपर्स आप लीजिए, आपको आनंद आएगा पेपर देने में। तो एक तो वो है। दूसरा ये कि ये मैंने ये कंटेक्स्ट इसलिए बताया कि ये लॉ के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जैसा आपने सौरभ दास का जिक्र किया, वो किसको, ये स्टूडेंट्स, कुछ घटना पहले की ये है कि दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी आने वाले थे और मनन मिश्रा जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, सॉरी अधिवक्ता हैं, वो आने वाले थे। और मनन मिश्रा जी राज्यसभा सांसद भी हैं शायद, भाजपा से। तो ये एक था कि सीजीआई साहब को बच्चों ने ये कहा कि ये लोग चीफ गेस्ट की तरीके से नहीं आ सकते, क्योंकि सूर्यकांत जी ने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया है। तो बच्चों को ये किसने भरमाया कि बेटा कॉकरोच वकीलों को कहा गया है या लॉ स्टूडेंट्स को कहा गया है? नहीं। हर प्रोफेशन में कुछ फर्जी लोग होते हैं, कुछ ढंग के लोग होते हैं। अगर आईआईटी से जो इंजीनियरिंग पढ़ रहा हो उसको कोई फर्जी इंजीनियर को क्यों क्यों कहेगा? जो एम्स से या किसी बड़े अच्छे मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा है उसको कोई झोला छाप डॉक्टर क्यों कहेगा? तो ये कॉकरोच का जो संदर्भ था वो सूर्यकांत जी का था कि भाई जो कुछ लोग फर्जी पीआईएल डालते हैं, उसमें तो फिल्म बन गई जॉली एलएलबी। पीआईएल डालने फर्जी वाले, जो भी कहीं से पढ़ के आ जा रहे हैं, एलएलबी से लॉ कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं से कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके लिए बात थी। ये टॉप स्टूडेंट्स के लिए तो बात थी नहीं। किसने भड़काया कि यार ये तुम्हें कहा गया है? और बच्चों की ये, अब बच्चों के दिमाग में क्या है कि यह डाला जा रहा है कि आप अपने इंस्टीट्यूशंस, जिस व्यवस्था के आप पार्ट हैं, जिस व्यवस्था के पार्ट होने वाले हैं, आप, व्यवस्था उधर खड़ी है और आप इधर खड़े हैं, आप इनसे लड़ाई ले सकते हैं। नहीं, सदैव यह होता है कि आप यदि इधर खड़े हैं तो आप पढ़ाई नाम का अपने कोर्स का या अपने बीएलएलबी का या एलएलबी का 5 बी जो 5 साल होता है, या एलएलएम का जो 3 साल होता है, या बीए के बाद जब आप एलएलबी करते हैं 3 साल को, जो भी वो कोर्सेज नाम का ब्रिज जब पास करते हैं, तब आप उस व्यवस्था के अंदर जाते हैं। वो बड़े लोगों से भी सीखते हैं, सिर्फ पढ़ाई से आप सब कुछ नहीं सीख सकते। जीवन में अगर सिर्फ पढ़ाई से ही सीख जाते तो फिर जेएनयू वाले बहुत कहीं शानदार जगह पे पहुंचे होते। झोला छाप वो ना होते जो झोला छपाई करते हैं दिन भर बैठ के, कन्हैया कुमार और नेहा बोरा और आयशा वाली इस टाइप के लोग ढंग के काम कर रहे होते जीवन में। ठीक है, पर कमिंग बैक टू दिस, कई लोग कहेंगे अरे जेएनयू से आईएएस बनते हैं। भाई साहब,
ब्यूरोक्रेसी क्या करती है भारत के साथ हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। जो आपको नाले ये बजबजाते हुए दिख रहे हैं ना, जो ये शहर में पानी भर जा रहा है, तो ये प्लानिंग जो है ना ब्यूरोक्रेट बैठ के किया था कि कहीं भी तालाब नहीं छोड़ रहा, कहीं भी बड़े नाले नहीं छोड़ रहा, और कहीं भी जब तालाब नालों की सफाई होनी होती है तो उसमें करप्शन कौन करता, नहीं, सरकारी व्यवस्थाओं में बड़े कायदे के कमाल के बेहतरीन पढ़े लिखे लोग ही करते हैं। ठीक है, तो लेट्स नॉट गो देयर कि जेएनयू क्या है। पॉइंट इज कि स्टूडेंट्स को भरमाया जा रहा है, उनको यह कहा जा रहा है कि आप व्यवस्था से लड़िए, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लड़िए, रिवॉल्यूशन लाना है, क्रांति लानी, और ये एनार्की, यही केजरीवाल ने जो जहर छोड़ रखा है ये कॉकरोचों के रूप में, ये उनके द्वारा फैलाई जा रही है। ठीक है, तो बच्चों ने कहा कि ये लोग नहीं आएंगे, तो फिर प्रशासन, कॉलेज के एडमिन है, डीन है, सारे डायरेक्टर्स हैं, सबका है, तो ठीक है बेटा, जब तुम यह कह रहे हो कि तुम उस इवेंट का बहिष्कार करोगे और चीफ गेस्ट आ जाएंगे, तुम क्या बदतमीजी करोगे, जब हम यही नहीं गारंटी कर सकते हैं। कॉलेज में एक अनुशासन होता है, ये सब मोहब्बतें वाला गुरुकुल समझ रहे हैं कि शाहरुख खान आए थे और प्रशासन, जी। सॉरी, वो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, जो अच्छी चीजें थी, जो किसी भी स्कूल से एक इंसान को समझ के निकलना चाहिए, उसको जो है बॉलीवुड ने तज दिया, वही दिमाग में घूम रहे हैं इन लोग के। तो इन लोगों ने भी तज दिया, तो इनके प्रशासन ने कहा कि फिर ठीक है, हम कैंसिल करते हैं, फिर ठीक है, तो हमको घर बैठे डिग्री मिल जाएगी, लेना। तो आपने क्या किया, आपने अपना नुकसान किया अपने अतिवाद में। अब सौरभ दास और भड़का रहा है कि अपना इवेंट कर लो। इवेंट नहीं है वो। अगर शादी ब्याह में परिवार नहीं होता है तो शादी ब्याह नहीं माना जाता है। आप भले कोर्ट मैरिज कर लीजिए, आपको भी जीवन, फिर वही कोर्ट मैरिज में, लव मैरिज में भागे हुए लोग माता पिता के पास 3 साल 4 साल बाद पहुंचते हैं, और जब माता पिता एक्सेप्ट करते हैं तब लगता है कि अच्छा विवाह कंप्लीट हुआ। तो ये दीक्षांत समारोह जो है ना, ये इवेंट नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षकों से, जिससे आप पढ़े, जिनसे, लेकिन उनसे डिग्री नहीं ली, उन्होंने पीठ नहीं तब तपाई, तो शिक्षा किस काम की भाई? क्या कर रहे थे फिर, क्या पढ़ रहे थे? तो क्या सिर्फ पढ़ा, जो किताबों में लिखा है वही आपके लिए शिक्षा है? नहीं, जीवन भी सीखना पड़ता है। तो मोदी जी ने बहुत शानदार बात कही थी उस दिन आईआईटी दिल्ली में, और बच्चों ने ताली बजाई। आईआईटी दिल्ली से ज्यादा बड़ा होशियार है आईआईटी दिल्ली के जो करंट बैच है, उससे ज्यादा ज्ञानी है सौरभ दास। ना इसके बाप का पता, ना किसी माँ का पता, ना किसी, मतलब कुछ परिवार का पता नहीं, कोई घर का पता नहीं, कोई अता पता नहीं, कौन कितना रेंट दे रहा, क्या कर रहा है, और उसके बाद भारत को ज्ञान दे रहा हूँ, मीडिया वाले उसको सर पे चढ़ाए हुए। एक तो मीडिया मेड नेताओं से मुझे खुन्नस होने लगी। मीडिया जिसको नेता बना रहा है, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, तो वो सब एक से एक वाहियात निकल रहे हैं। तो ये एक है, और बच्चों को कर्मफल भोगना है। अब देखिए उसमें से कितने बच्चे समझदार निकलते हैं, और जब रियलिटी हिट करेगी तो सौरभ दास नजर नहीं आएंगे कहीं जीवन में, फिर आपको स्वयं जूझना पड़ेगा, भले ही आप टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट के हों। और सीजीआई साहब ने जो कहा उसका एक संदर्भ था, एक कंटेक्स्ट था। एज अ लॉ स्टूडेंट आपका काम ही यही है कि किन शब्दों का क्या मोटिव है, किसी ने क्या कहा, उसका मोटिव क्या है, उसका कंटेक्स्ट क्या है, ये खुद भी समझना है, और आपको किसी जज साहब को बैठ के समझाना है। तो जो काम करना है जिससे आपका जीवन चलेगा, आपके पति पत्नी, आपके बच्चों का जीवन चलेगा, आपके पति का, या जो भी है, आप अपना करियर बनाएंगे, पैसा कमाएंगे, आपको वो छोड़ के सारा दुनिया का तामझाम करना। एक तो मजा आ रहा है आजकल रिवॉल्यूशन करने में, एक तो रिवॉल्यूशन इतना बड़ा स्कैम है जो हम लोग के साथ किया गया। रिवॉल्यूशन ही से सब कुछ होता है, कुछ नहीं होता रिवॉल्यूशन से, सिर्फ बर्बादी आती। जी मनविंदर जी। और दूसरी बात ये है, सोशल मीडिया टूलकिट गैंग कुछ ज़्यादा ही नहीं उछल रहा है। पिछले दिनों हमारे मोदी जी का पोस्ट इंस्टा से हटाया गया। अब सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स ने अमेरिकन हिंदू फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग यानी कि अहेड फॉर्म का अकाउंट सस्पेंड कर दिया है, जो न्यूयॉर्क शहर में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी के शामिल होने वाले एक प्रोग्राम का के कहिए कि वो ऑर्गेनाइज़र हैं। कैसे डिफाइन करते हैं इसको? मनविंदर जी, ये विशुद्ध जुड़ा हुआ है जो अभी हम लोग बात पहले कर रहे थे। इन्होंने जी। अभिजीत दीपके, सौरभ दास को कैसे खड़ा किया? इंस्टाग्राम पे एक उनको 2.5 करोड़ की जो है वो दे दी कि फॉलोअरशिप। वो लोग कहाँ है? दिखे नहीं कहीं। जिसकी एक्चुअल फॉलोअरशिप है, आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, जिनके कहने पे वाकई में मुझे लगता है लाखों लोग खड़े हो जाएंगे। और दर्शकों, एक इन लोग की संस्था है आरएसएस की, एकल संस्थान नाम से। एकल संस्थान में क्या है, उनका कंसेप्ट ये था कि एक इंसान एक विद्यालय है अपने आप में। विद्यालय के लिए कोई बिल्डिंग की कहीं उसकी आवश्यकता नहीं है। आप पेड़ के नीचे पढ़ा सकते हैं, गांव में कोई जगह मिल गई वहां पढ़ा सकते हैं। 1.25 लाख टीचर्स हैं एकल संस्थान के पूरे भारत में।
और जहाँ खड़े हो जाते हैं ना, इन लोग के इवेंट भी होते हैं जहाँ खड़े, और एकल संस्थान को काम करते मैंने देखा है, हर गांव देहात कहाँ कहाँ नहीं बच्चों को पढ़ाते हैं। और बेसिक प्राइमरी यहाँ तक कि माँ बाप को भी समझाते हैं कि बच्चों को पढ़ाना क्यों जरूरी है, प्राइमरी स्कूल तक ले जाके पहुंचाते हैं, उसके बाद भी पढ़ाते हैं और सेल्फलेस पढ़ाते हैं। और कई सारे बिजनेस पीपल इस संस्था को फंड करते हैं। और इसके अलावा कितनी संस्थाएं हैं आरएसएस की जिनकी एक्चुअल फॉलोइंग है, जिनका जमीन पर एक्चुअल काम है, जो गली गली गांव गांव पहाड़ नदी तालाब सब फांद करके जो है ना कुछ काम करते हैं, धरती पर जनता के लिए कार्य करते हैं। उनका उनका सोशल मीडिया हैंडल उड़ा दो। जो जमीन पर काम कर रहा है उसको सोशल मीडिया हैंडल उड़ा दो, जो जमीन पर कहीं नहीं है उसको सोशल मीडिया से नेता बना दो। ये गेम चल रहा है अमेरिका का, ये विरोधाभास है। अब आरएसएस से इनको क्या समस्या है? आरएसएस से समस्या ये है मनिंदर जी कि ईसाई तंत्र और इस्लामिक तंत्र, दुनिया पर दो बड़ी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं। कम्युनिस्ट भी आप समझ लीजिए, या तो ईसाई तंत्र से पैसा पाते हैं या इस्लामिक तंत्र से पाते हैं। तो कम्युनिस्ट बस इनकी और लेफ्टिस्ट लिबरल जो है इनकी ढाल है या इनकी फ्रंट सेना समझ लीजिए। मेन ये दो फोर्सेस हैं जो दुनिया में बहुत सारे देशों पर राज करती। वेटिकन जरा इतना सा शहर नहीं है, इतना सा कंट्री नहीं है, ब्रिक्स में हमको अनुमति एंट्री दे दो। भाई तुम कौन? लेकिन दुनिया में कितना ज्यादा उसका वर्चस्व है सिर्फ ईसाइयत के मारे, क्योंकि वो दुनिया भर के ईसाइयों को कंट्रोल करता है। तो ईसाइयत और इस्लाम को तकलीफ किससे है? इनकी मेन जो है 2000 साल से कर क्या रहे हैं दोनों के दोनों, एक 2000 साल से कर रहा है, एक 1300 साल से कर रहा है। ये यह कर रहा है कि इनसे पहले की जितनी सभ्यताएं हैं सबको मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो सभ्यताओं को कैसे खत्म करते हैं? कई बार तो जान से मारने का प्रयास करते हैं। फिर भारत एक बहुत बड़ी जनसंख्या है तो वहां पर इतना ज्यादा प्रयास, लड़ते रहे भिड़ते रहे, सब आके यहाँ ध्वस्त हो गए, दफन हो गए। और उसके बाद ये देखते हैं कि हिंदुओं को एक थोड़ा सा संगठित करने का प्रयास कौन करता है, या हिंदुओं की चेतना में हिंदुत्व डालने का प्रयास कौन करता है? तो कौन करता है? अच्छा, वो पॉलिटिकल लड़ाइयां भी लड़ता है। कौन करता है? संघ करता है। और बहुत इस्लाम और ईसाइयत के प्रोसेस को हिंदुओं के लिए फॉलो करते हुए करता है। कैसे? भारत में यदि आपको इस्लाम खत्म करना हो तो क्या कोई इंसान, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिल्डिंग है जहां जिसको आप निपटा देंगे तो खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। ईसाइयत का हवा ही नहीं, कहां से फंडिंग आ रही, कहां से चलते हैं, कौन चलता है। इट्स अ वेल एंट्रेंस सिस्टम। आरएसएस हिंदुओं के लिए यही करता है, एक वेल एंट्रेंस सिस्टम बनाता है। इकोनॉमिक सिस्टम ऑलरेडी इतनी संगठन है तो कहीं ना कहीं तो आर्थिक प्रक्रिया चल रही होगी, रजिस्टर्ड नहीं है, इनके परव्यू से बाहर है। दूसरा, पॉलिटिकली भी लड़ाई लड़ते हैं। जैसे मैंने बताया, शिक्षा में भी अपने विचारों को, अपने उसको भी प्रदर्शित, कोई सहमत हो सकता है, नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ प्रोसेस जो है करीब, तो ईसाइयत और इस्लामिक जो है, किसी को अगर अपना दुश्मन मानते हैं उस आरएसएस को मानते हैं। ये हमारे जैसा बिहेव करता है, ये टिट फॉर टैट करता है। जैसा हम करते हैं वैसा ये करता है। हम ईसाइयत में कन्वर्ट करते हैं तो ये वापस इनके लोग जो है पलट के उसको ले आते हैं। हम इनके मंदिर तोड़ते हैं तो इनके यहाँ से निकला हुआ एक संगठन विश्व हिंदू परिषद पूरे भारत में आंदोलन करके जो ढांचा था उसको गिराकर अपना मंदिर भी बनवा लेते हैं लोग। तो ये अपनी सभ्यता के पीछे खड़े हैं मजबूती से। ये मंदिरों का महत्व समझते हैं। हम मंदिर गिराने का महत्व समझते हैं इस्लाम के लिए, ईसाइयत के लिए, ये बनाने का महत्व समझते हैं, इसलिए दुश्मनी। भाई वरना मोहन भागवत जी से क्या तकलीफ है? उन्होंने किसकी भैंस खोल ली? इस्लाम की, ईसाइयत की, किसी की भैंस खोल ली, कुछ गलत शब्द बोल दिया। अकरबुद्दीन ओवैसी या वो बकबकुद्दीन ओवैसी जो है, फसादुद्दीन ओवैसी हैदराबाद वाले, उनकी तरह ये बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, देख लेंगे, निपट लेंगे। किसी आरएसएस संघ वाले की भाषा सुनिए कभी, कोई गलत बात बोलता है? मोदी जी प्रचारक रहे, 12 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं, पता नहीं हर दिन कितनी मीटिंग्स लेते हैं, कितनी स्पीचेस दे चुके हैं, कहाँ कहाँ दे चुके हैं, किसी के फेयरवेल पे बोल चुके हैं, हामिद अंसारी तक के फेयरवेल पे बोला उन्होंने। एक शब्द गलत प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई निकाल के दिखा दे उनका। रेणुका चौधरी को भी कहा था तो यह कहा था अध्यक्ष जी से, और उनको भी डायरेक्ट कुछ नहीं कहा था। वो हंस रही थी, हा 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 कर रही थी संसद में, तो उस पर रिएक्शन क्या था? वो भी आप, मोदी जी स्पीच दे रहे हैं, आधार का बता रहे हैं, आधार कहाँ से आया, कैसे आया। आडवाणी जी ने पहली बार एक स्पीच दी थी, वो उस पर हंस रही, हा। तो मोदी जी ने अपने सही सधे शब्दों में अध्यक्ष जी को एड्रेस करते हुए कहा कि अध्यक्ष जी कृपया इनको कुछ ना कहिए,
रामायण सीरियल के बाद आज बहुत दिन बाद ऐसी हंसी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस पूरे वाक्य में कहीं कोई शब्द गलत हो तो बता दीजिए, पर जहां चोट लगनी थी वहां लग गई। तो यदि गिराना भी है तो सही शब्दों में। आप सोचिए कहां पर वो कैसे झालमुड़ी वाले से बात कर लेता है। आईआईटी के बच्चों को क्या कहते हैं कि जीवन एक ऐसी परीक्षा है जो आउट ऑफ सिलेबस है। कितनी बड़ी बात है, कितनी शानदार बात है। हम लोग जो व्यापारी लोग हैं, जो डेली जीवन जीते हैं या संघर्ष करते हैं, हम लोग को यही दिखता है कि हर दिन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है और जूझना पड़ता है। कई बार तो पता ही नहीं चलता कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो कहाँ जाके लैंड करेगा, वो सवाल है भी कि नहीं है, क्या है, कैसे। तो जो जीवन से जूझता है हर दिन, उसके लिए तो एकदम सही बात है, मार्के की बात है। तो आरएसएस कभी गलत शब्द नहीं बोलता, ठीक। इनकी समस्या यही कि भाई डील कैसे करें आरएसएस से। तो ये अपना मैसेजिंग दे रहे हैं, और ये आजकल अमेरिका की ट्रेड डील का भी मसला है कि ब्रिक्स भी भारत में होना है। तो ये मैसेजिंग देना है कि भैया तुम्हारे यहाँ के बहुत लोग यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डिपेंडेंट हैं, गूगल पे डिपेंडेंट हैं, हमारी बात मान जाओ, नहीं हम बड़े बड़ों का वीडियो उड़ा देते हैं, हम ये करते हैं, तुम्हारे पूरे देश का वीडियो उड़ा देंगे, 2 दिन के लिए ग्लिच कर देंगे, ये कर देंगे। और इन्होंने नैयारा जैसी कंपनी के साथ माइक्रोसॉफ्ट वाले ने ग्लिच किया भी था, जो सर्विस प्रोवाइडर वो है। अब लोग कहेंगे 12 साल में क्या हुआ। तो भाई साहब आप अभी अभी सेमीकंडक्टर चिप्स बनाना शुरू किए, हंसी ठट्टा नहीं कि तुरंत तैयार हो जाएगा। अभी आपके यहाँ फैक्ट्रीज बन रही हैं, अब आप सर्वर बनाएंगे, डेटा सेंटर्स आप खोल ही रहे हैं ऑलरेडी। अब डेटा सेंटर्स के खिलाफ यहाँ पे चालू हो गया, डेटा सेंटर क्यों खोल रहे हो भाई, है हमारे पानी बहुत है, घबराओ मत। मैं पानी के क्षेत्र में काम करता हूँ, जहाँ पानी गंदा होता है वहां साफ करके हम वापस रियूजेबल बना देते हैं। देयर आर टेक्नोलॉजीज, नो वरीज, वी हैव इनफ पावर टू जनरेट, so enough water, fresh water and treated water to provide for data centers, not a problem। ठीक है, पानी उड़ नहीं जाता है, पानी बस फॉर्म बदलता है। खैर एनीवेज, सो इशू इसकी ये हार्डकोर नेगोशिएशंस चल रही हैं और ऐसे ऐसे मैसेज दिए जा रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम तुम्हारा ये बिगाड़ सकते हैं। भाई आपने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से अमेरिका का न्यूक्लियर एसेट हटवा दिया, तो वो आप पे चोट नहीं मारेगा। उसके हाथ में अब आप ये टेक्नोलॉजी है, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, ये जो एप्स हैं ये हैं उसके हाथ में, तो वो उससे आपको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आप निर्भर हैं फिलहाल, आपकी पूरी जनता निर्भर है। तो ये हार्ड नेगोशिएशन का प्रक्रिया है। और ब्रिक्स होने वाला है। ब्रिक्स से समस्या किसको है? ब्रिक्स से सबसे बड़ी समस्या वेस्टर्न पावर्स को है। कोई वेटिकन क्यों कहेगा कि मुझे ब्रिक्स में ले लीजिए प्लीज। तो ये पहली बार हो रहा है दुनिया में कि वेस्टर्न पावर्स के इतर कुछ ग्रुप बन रहे हैं जो आपस में ट्रेड स्वयं करेंगे, स्वयं ही डील कर लेंगे। और सबसे मेन बात, दुनिया के 80% तेल के उपभोक्ता, कंज्यूमर, ये ब्रिक्स के अंदर हैं। अब दुनिया के तेल के 80% उसके प्रोड्यूसर्स ब्रिक्स के अंदर हैं। तो अगर इंटरनल ट्रेडिंग हमने कर ली तो इनका डॉलर तो गया, बिकॉज डॉलर का पूरा आधार टिका हुआ है कि वर्ल्ड का जो तेल और एनर्जी का ट्रेड होता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसकी बेसिक करेंसी है डॉलर। तो अमेरिका इसलिए छापता रहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो दुनिया को चाहिए, सबको चाहिए डॉलर। यहाँ इनकी मेजर समस्या है, इसलिए जंतर मंतर पे भी आग लगा रहे हैं। इसलिए 3 महीने से जंतर मंतर को लगातार एंगेज कर रखा है। किसी को लग रहा है कि जून में बिठाया था जंतर मंतर पे छात्रों के लिए, नो, जून में बिठाया था ब्रिक्स सितंबर में डिस्टर्ब करने के लिए, जो फिर जुलाई में लाए इथेनॉल। थोड़ी देर शांत हुआ मामला 20 जुलाई के बाद, तो फिर इथेनॉल, फिर ये आ गए कुछ हमारे अभी फिलहाल जो इन्होंने एंगेज कर रखा है। तो ये एंगेज कर रखा है और आप सिर्फ इमोशनल चार्ज करते हुए देखेंगे स्टूडेंट्स को, जातिवाद पे, हर चीज पर। करना क्या है कि भारत और दुनिया आपस में ब्रिक्स के ऐसा समझौता न कर ले जो वेस्टर्न पावर्स के, देखिए वेस्टर्न पावर्स के खिलाफ कोई नहीं कर रहा है। हम बस ये कह रहे हैं कि भाई हमें छोड़ दो, हमें अपना काम खुद कर लेने दो, हमें चैन से जीने दो। वेस्टर्न पावर्स को 2000 साल से ये बर्दाश्त नहीं होता। जब तक वो दुनिया को लूटेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं। क्रिश्चियनिटी उठी, जेरूसलम से उठी, यूरोप को 500 साल बर्बाद किया, 500-600 साल, 700 साल उसको जलाया, फिर वहां पर सबको क्रिश्चियन बना लिया, फिर शांत हो गए। फिर दुनिया में निकले, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इंडोनेशिया, इंडिया, सब जगह जलाया, कूटा, जो जो बन पड़ता था वो किया उन्होंने। फिर थोड़ी देर शांत हुए तो फिर अमेरिका ने न्यूक्लियर बम बना लिया, तो जापान पे न्यूक्लियर बम मार दिया। फिर अमेरिका 445-50s के बाद क्या कर रहा है दुनिया के साथ हम देख रहे हैं। सो पॉइंट है कि ये बिना दूसरों को डिस्टर्ब किए इनके मन नहीं लगता है। 4 साल पहले वाले जो ट्रम्प के थे 16 से 20 में, तो आपने देखा कोई वॉर नहीं हुआ, तो पूरा अमेरिका बेचैन हो गया, इसको हटाओ, ये तो वॉर ही नहीं कर रहा। फिर जैसे ही बाइडेन आया तो यूक्रेन वॉर शुरू कर दी, एक नई नौटंकी जेलेंस्की को बिठा के।
दिस इज व्हाट दे वांट। हम चाहते हैं कि भैया हमें चैन से जीने दो। तो समस्या बस यही है कि ये उनको पसंद नहीं है, तो ब्रिक्स डिस्टर्ब करना है। इस बार भारत में हो रहा है तो जंतर मंतर एंगेज करना है क्योंकि बगल में। और इस बार तो दीपके ने क्या बोला है कि उस रूट पे मार्च करेंगे जिसपे ब्रिक्स होना, भारत मंडपम की तरफ जाएगा। अब बताइए, साफ बता रहा है कि मुझे उधर ही जाना। आया अमेरिका से है, पैसे का आता पता नहीं, इतना खर्चा कौन कर रहा है। और भाई साहब पूरे भारत में घूम रहे हैं, जनता इकट्ठा कर रहे हैं कि अच्छा इस बार मुद्दा क्या है। भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने उतरे थे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दी। इस बार मुद्दा क्या है? नहीं बस मार्च करेंगे, ये हाल है। तो इट्स ऑल अबाउट वही आरएसएस का। अगर ट्विटर हैंडल उड़ा दें और इसमें कोई कहे कि एलन मस्क कम है, नहीं भैया, एलन मस्क आल्सो रिप्रेजेंट्स अमेरिकन इंटरेस्ट। वो स्टारलिंक भारत में लाना चाहते हैं, भारत ने बहुत दिनों से मना कर रखा है। स्टारलिंक वह सुविधा होगी कि कोई गांव देहात कहीं पहाड़ की टोपी पे भी, चोटी पे भी बैठा हो, तो उसको जो है सीधे सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट मिल जाएगा। और सबसे पहले इसका इस्तेमाल आतंकवादी करेगा। बिल यूपी में सबसे पहले मोबाइल का कायदे से इस्तेमाल किसने करना शुरू किया था? माफियाओं ने। फिर पुलिस बिल्कुल सही ने कह रहे हैं। ट्रैकिंग बाद में शुरू की क्योंकि माफिया ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे थे। तो ये आतंकवादी और हथियार तो पहले बनाते हैं। ये है मैटर। जी महेंद्र जी। और मैं ये भी समझना चाहती हूँ, आपने बहुत बड़ी बात की है। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी, इनके पेट में क्यों मरोड़ उठ रहे हैं? कह रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है आरएसएस का न्यूयॉर्क शहर में, उसको वो सपोर्ट नहीं करते। आई मीन उनकी प्रॉब्लम क्या है? मतलब इन्हें मोहन भागवत जी सहन क्यों नहीं हो रहे हैं? अब ये देखिए, भागवत जी अमेरिका में बैठे हुए हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि उनका वीज़ा रद्द किया जाए। मैम जोहरान नंदानी को पैदा किसने किया? एक तो जैविक रूप से माता जी उनकी हैं वो मीरा नायर। उन्होंने क्या क्या खेल खेले हैं, उनके एनजीओ थे। सलाम बॉम्बे पहली पिक्चर थी, वो गरीब बच्चों के साथ काम करती थी। वो गरीब, फिर बाद में पता चला गरीब बच्चे कहाँ जा रहे हैं, भगवान मालिक है। एप्स्टीन के साथ बड़ी उनकी अच्छी तस्वीरें हैं। जोहरान नंदानी गोद में हैं और मीरा नायर एप्स्टीन के साथ बगल में फोटो खिंचा रही हैं। तो ये बच्चे कौन, किस प्रक्रिया और क्या फिल्म मेकिंग में क्या करियर है, ही हॉलीवुड इन्हीं को क्यों उठा लिया और भारत के प्रति इन्होंने सबसे घटिया फिल्में बनाई। तो क्या संबंध है, क्या क्या जीवन, इतना हाई लाइफ कैसे जीते हैं लोग। प्लस जोहरान ममदानी को ग्रूम किया गया बाकायदा लेफ्ट, और उन्होंने सोशल मीडिया ने बाकायदा वहां उनको पुश किया और न्यूयॉर्क का मेयर बना दिया। किस लिए? लंदन में सादिक खान को मेयर बनाया, 3 बार बन चुका है, मुसलमान भरे जा रहा है। न्यूयॉर्क भी वही का। अब अमेरिका को इस्लामाइज करने की प्रक्रिया चल रही है। और इस्लाम की सबसे बड़ी समस्या किससे है? हिंदुओं से। और जैसा मैंने बताया, हिंदुओं के यदि ऑर्गेनाइजेशन को देखने लगते हैं तो उनकी छटपटाहट होने लगती है। जैसे अमेरिका या यूएस जो है कि देशों को बर्बाद किए बिना नहीं रहते हैं, वैसे इस्लाम हिंदुओं को बर्बाद किए बिना नहीं रहता। वो इंडिविजुअल बेसिस पे काम करता है। कभी यहाँ गला काट देगा, कभी उधर काट देगा, फिर वकील भी लगा देगा कि इनको बचा लाओ जाओ। अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बोलेगा कि वंदे भारत जहाँ चल रही है वहां सिलेंडर लगा दो, साइकिल लगा दो, लोहा लक्कड़ लगा दो कि गिर पड़े तो बच्चे पकड़े जाएं तो हैं तो बच्चे हैं। तो ये हम सब देख रहे हैं, ठीक है। तो भाई जोहरान मंदानी उसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको कहना तो पड़ेगा ही। वैसे तो भाई तू न्यूयॉर्क का मेयर है, तो न्यूयॉर्क का मेयर रहे ना। दिल्ली का मुख्यमंत्री है कि भारत का प्रधानमंत्री है? तो ये भी एक बड़ा ना अजीब सा इन लोग का एंटाइटलमेंट बिहेवियर वाला है कि हम दुनिया को बताएंगे। तो भाई दिल्ली का जो करंट में, लखनऊ के मेयर अभी हैं, तो वो भी बोल सकते हैं कि न्यूयॉर्क में तुम्हारी चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, पहले सुधारो अपना सब। मेरे दोस्त रहते हैं न्यूयॉर्क में, बताते हैं कि 8 बजे रात के बाद वो जो सबवे है, जिसको जो हमारे यहाँ की मेट्रो है वहां की सबवे कहलाती है, और वो इसमें बहुत बुरी हालत में, क्योंकि बहुत पुरानी है, उस पे उसके रिनोवेशन पे काम नहीं हुआ। बोलते हैं भाई साहब हम लोग 8 बजे के बाद ले नहीं सकते मेट्रो। क्यों? लूट लिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। और जोहरान ममदानी के हाथ में न्यूयॉर्क की पुलिस भी है। अक्सर मेयर के पास गृह मंत्रालय नहीं होता है, न्यूयॉर्क की पुलिस जोहरान ममदानी के पास है। और न्यूयॉर्क इज हैज बिकम वन ऑफ द अनसेफ सिटी। जो लोग रहते हैं वो डरते हैं, वहां पर तकलीफ है कि भाई सही समय पे घर पहुंच जाए। जो हमारे यहाँ नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ में अखिलेश यादव के टाइम के हाल था ना, कि जी, पैसा किसी ने कमाया ठेला वेला से और सोच रहा कि बस आज शाम को अंधेरे के बाद घर पहुंच जाऊं बस चैन से, या शहर के बाहर अगर रहता है कहीं पे तो बस सही सलामत पहुंच जाए, चेन छिनाती ना हो, महिलाएं सही सलामत घर पहुंच जाए। वो हो रहा है न्यूयॉर्क का हाल आजकल। और ड्रग्स कल्चर तो चला ही रहे हैं लोग। तो भाई यह है कि अच्छा, आरएसएस अगर वहां न्यूयॉर्क पहुंचती है तो हो सकता है वहां के हिंदू भी
यूनाइट होकर अपनी लॉबिंग शुरू कर दें। और अमेरिका में पाकिस्तानी बहुत कायदे से लॉबिंग करते हैं, मुसलमान बहुत कायदे से लॉबिंग करते हैं और प्रेशर ग्रुप्स बना के रखे हैं। अगर वो संघ जैसी एक विचारधारा, संघ ने एक राजनीतिक संगठन वहां भी खड़ा कर दिया तो ये लोग क्या करेंगे? भारत तो संघ ने ले ही लिया है, इन लोग को क्या न्यूयॉर्क से अभी 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 तो ये न्यूयॉर्क पहुंचे थे, आप इस्लाम को न्यूयॉर्क से भी भगाना चाहते हैं? क्यों नहीं? और संघ जब पहुंचेगा तो हिंदू वहां यूनाइट होगा, उसको भी पता चलेगा कि हमको यूनाइट होके अपनी राजनीतिक बात भी करनी है। अमेरिका में ऐसे नहीं, हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, ढूंढ ढूंढ के मार दिए जाते हैं वहां पे बच्चे। और हिंदू क्या बिगाड़ता है अमेरिका का? जाके बनाता ही तो है। हिंदू परिवार बेस्ट है, सबसे ज्यादा टैक्स पेइंग लोग हैं, सबसे ज्यादा पढ़ने वाले लोग हैं, जेलों में नहीं है। तो वो क्यों नहीं उनकी राजनीतिक हैसियत होनी चाहिए? उनका कंट्रीब्यूशन तो बहुत है, उससे इसको दिक्कत है। कल को अगर 5 साल बाद कोई हिंदू खड़ा हो गया, अगर एक मुसलमान खड़ा हो सकता है न्यूयॉर्क का मेयर बनने के लिए, तो हिंदू क्यों नहीं खड़ा हो सकता? वो भी तो इमिग्रेंट है, तुम तो इमिग्रेंट के प्लैंक पे आए हो ना। हिंदू आएगा तो डेवलपमेंट भी करेगा, इमिग्रेंट भी लाएगा, लो क्या करोगे? तो जोहरान नंदानी को ये भी एक डर है, होना भी चाहिए, और जितना डरे उतना अच्छा। जी मैम। सही कहा आपने कि ये डर होना भी चाहिए और अब डर की वजह से ही तो ये सारे काम हो रहे हैं। संदीप जी, आपने जी मेरे शो के लिए समय निकाला जी और मेरे दर्शकों को आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी। थैंक्स अ लॉट।